वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस को देख रहे हैं और यूनिट 4 में गुलाम वंश, जिसे कि ममलुक वंश भी कहा जाता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इनका शासक हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे। आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुलाम वंश का जो शासन काल रहा है वो 1206 से 1290 तक रहा है। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। इस दौरान गुलाम वंश में बहुत से शासक हुए, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज हम लोग कुतुबुद्दीन के ऐबक के बारे में A to Z उसके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके सारे उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, फिर उसका मूल्यांकन भी करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि पूरे गुलाम वंश को भी हमने अलग अलग वंशों में बांटा है। जैसे कि कुतुबी वंश, ये 1206 से 90 तक जो गुलाम वंश है हमारा, इसे भी 3 भागों में हमने बांट दिया है। एक है कुतुबी, दूसरा है शमसी और तीसरा है बलबनी। ये एक्चुअली जो शासक हुए उनमें भी कुछ डिफरेंसेस थे। उनका कुछ जो निजी, उनका जो व्यक्तिगत वंश था जहाँ से वो संबंधित थे, उसके आधार पर, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अपना व्यक्तिगत जो वंश था वो कुतुबी वंश था, इल्तुतमिश का शमसी वंश था और बलबन का बलबनी वंश था। तो ये तीनों वंशों ने गुलाम वंश के अंतर्गत शासन किया। इनका अपना ये वंश था, कुतुबी, शमसी और बलबनी। इन शासकों में का जो पूरे सभी शासक गुलाम वंश के ही थे, ममलुक वंश के ही थे, लेकिन इनका जो व्यक्तिगत कुल था, व्यक्तिगत जो इसका वंश था, उसके आधार पर मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक गुलाम वंश के शमसी वंश से संबंधित थे। तो शमसी में हमारा इल्तुतमिश वाला सब आ जाएगा, जो देख पा रहे होंगे, इल्तुतमिश उनका जो वंशज है। इसी प्रकार कुतुबी वाला में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंशज आराम सा, बलबनी और बलबन और उसके जो वंशज है, इन सारी चीज़ों को ये सारे आप देख पा रहे होंगे। इनको याद रख लीजिएगा कौन से कौन वंश के थे, लेकिन सारे ओवरऑल क्या थे, ओवरऑल गुलाम वंश के थे या ममलुक वंश जिसको कह सकते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर्स होगा, हम बेसिकली हम लोग ओरिएंटेड रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो 1206 से 1210। जैसा हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था और 1206 में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने उसके पहले ही अपने जो जीते हुए भारतीय क्षेत्र थे उसका प्रभारी अपने एक दास, जो उसका विश्वसनीय दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे उसका प्रभार दे दिया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, गुलाम वंश का पहला शासक बना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनका ड्यूरेशन कब से कब तक, 1206 से 1210। अब 1206 में ये शासक बनते हैं और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में भी हम लोग A to Z हर एक चीज़ को देखते हैं। ऐबक को बचपन में, अब ऐबक का जो जीवन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐबक को बचपन में निसापुर के काजी थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। पूरे को नाम याद नहीं रखना आपको, सिर्फ अब यहाँ पे आप याद रखिए अजीज कुकी नामक एक कौन थे, ये काजी थे। काजी किसको कहते हैं, जो न्याय संबंधी फैसला देते हैं, वो इस्लाम धर्म में, यानी जज समझ सकते हैं उसको, वो काजी हुआ करते थे। और कहाँ के काजी थे, निसापुर के काजी। काजी समझ गए आप क्या था, वो इस्लाम धर्म में न्याय का कार्य करते थे। जैसे कि आज का आधुनिक समय में उसको जज मान सकते हैं, न्यायाधीश मान सकते हैं। उनका नाम था अजीज कुकी। इन्होंने इसको दास के रूप में खरीदा, अपने दास के रूप में खरीदा, और बाद में यह क्या हो गया, मोहम्मद गौरी के सानिध्य में आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक में काफ़ी योग्यता थी, काफ़ी टैलेंटेड थे, जिसके कारण वह मोहम्मद गौरी के सानिध्य में आने के बाद उसे एक महत्वपूर्ण पद दिया गया। गौरी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पद दिया गया, जिसे याद रखिएगा अमीर-ए-आखूर। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मोहम्मद गौरी के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक किस पद पर काबिज था, तो वह कौन था, अमीर-ए-आखूर। जिसे कि हम समझ सकते हैं अमीर-ए-आखूर क्या होता था,
अश्वशाला का प्रधान, यानी जितने घोड़े थे अश्वशाला में उनका देख रेख का जिम्मेदारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और आपसे प्रश्न यहाँ ये भी बनता है, अमीर याकुर किस विभाग का प्रधान होता था? तो अश्वशाला, घोड़े के जो अस्तबल होते उसके प्रधान हुआ करते थे, जिसे कहते थे अमीर आखुर। इस पद पर कुतुबुद्दीन ऐबक को विराजमान किया किसने? मोहम्मद गौरी ने। हम सभी जानते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध जो हुआ था, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था और वो युद्ध हुआ था 1192 में। आपको यही बताते चलो कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन एक साल के बाद पलटवार किया और 1192 में परिस्थिति पलट गई और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और इस युद्ध में और जो विजय हुई इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गौरी की तरफ से। इसीलिए गौरी ने क्या किया, गौरी ने ऐबक को जो जीता हुआ भारतीय प्रदेश था उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। उसके इस सहयोग से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेश जो जीता था उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया और गौरी की मृत्यु के अवसर पर उसे दिल्ली, लाहौर और उसके अधीन भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। दिल्ली, लाहौर और जो भी भारतीय मुख्य क्षेत्र थे वो किसके अंतर्गत आ गए थे? किसके अंतर्गत? कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत, क्योंकि उसे सूबेदार बना दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में पूछा जाता है कौन से महत्वपूर्ण विद्वान थे? तो दो महत्वपूर्ण विद्वानों का नाम आप लोग याद रखिएगा। वो दो विद्वान थे हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर किसके दरबार में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। और जब गौरी की मृत्यु हो गई तो सिंध और मुल्तान को छोड़कर, याद रखिएगा सिंध उसके अंतर्गत नहीं था और मुल्तान नहीं था, सिंध और मुल्तान को छोड़कर उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र, उस समय पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत ही था, इसीलिए मैंने सिंध और मुल्तान का भी जिक्र किया। तो सिंध और मुल्तान उस समय नहीं थे, लेकिन बाद बाकी उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, जिसमें हम लोग कह सकते सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल जिसे कि अलीगढ़ कहा जाता है, कन्नौज, बनारस, बिहार, लखनौती, ये सभी क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन थे, उसके वो सूबेदार थे, संपूर्ण उत्तर भारत का क्षेत्र। कुतुबुद्दीन ऐबक को यूं ही गद्दी तोहफे में नहीं मिली। जब उसे एक तरह से गौरी का उत्तराधिकारी माना गया तो और भी बहुत सारे दावेदार उठ खड़े हुए, जिसके साथ क्लैश हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ, लेकिन बड़े ही कूटनीतिक तरीके से, बड़े ही चतुराई से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सारे जो उनके उत्तराधिकार के प्रतिद्वंदी थे उसका सामना किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ कूटनीति भी की, उत्तराधिकार के युद्ध के चुनौतियों का सामना वैवाहिक नीति से किया, कुशल वैवाहिक नीति से किया। और क्या क्या उन्होंने किया आगे हम लोग देखते हैं। मोहम्मद गौरी का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण थे एल्दोज, जो कि दावा कर रहे थे उसके उत्तराधिकारी वही हम बनेंगे। तो एल्दोज को क्या किया? एल्दोज जो थे, एल्दोज की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह कर लिया, यानी एल्दोज को अपना क्या बना लिया? ससुर बना लिया, यानी ससुर और दामाद का संबंध हो गया। तो वहाँ तो तकरार होनी ही नहीं थी, यानी एक जो उसका प्रतिद्वंदी था उसे उसने वैवाहिक संबंध के माध्यम से साध लिया। इसके साथ ही अपनी जो बहन, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बहन था उसको उन्होंने नासरुद्दीन कुबाचा, जो दूसरा उत्तराधिकारी था नासरुद्दीन कुबाचा, एल्दोज से क्या किया? एल्दोज की पुत्री से विवाह कर लिया और अपनी बहन का शादी कुबाचा से करा दिया। वो भी टक्कर देने वाला था और वहाँ सिंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रखता था कुबाचा। कुबाचा से अपनी बहन का शादी करा दिया, यानी कुबाचा को उन्होंने अपना जीजा जी बना दिया। तो अब जीजा और साला का रिलेशन हो गया। इसी प्रकार अपनी पुत्री, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्री था, उसका विवाह कर दिया इल्तुतमिश से। और बाद में हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ और वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो उन्होंने जो तुर्कीदास था, उपदासों का जो अधिकारी था, उससे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करके उससे दामाद बना लिया। यानी जो भी उसके आसपास उसको टक्कर देने वाले उत्तराधिकार में थे, सबसे उन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से मधुर संबंध बना लिए और अपने उत्तराधिकार की लड़ाई को बड़े ही शानदार तरीके से अपने पक्ष में कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद
शासन अपने हाथ में ले लिया और अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा भी पढ़ाया। अपने नाम के सिक्के भी चलाए, खुतबा भी पढ़ाया। लेकिन आप इस यहाँ पे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि ली? मलिक। और सिपह सलार की उपाधि से शासन प्रारंभ किया। सुल्तान की पदवी कभी भी धारण उन्होंने नहीं की। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस उपाधि से शासन किया? तो मलिक और सिपह सलार। ये दो प्रश्न आते हैं अक्सर। किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण कभी नहीं की? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। किस सल्तनत के शासक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से शासन किया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना शासन का संचालन किया वो लाहौर से किया था। तो यानी उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। लेकिन कहते हैं जीवन में कुछ और ही लिखा होता है और ऐसा ही हुआ 1210 में, जो कि अपने पीक पर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी समय ये पोलो यानी चौगान खेल के शौकीन थे और इसी क्रम में ये चौगान या पोलो खेलते समय लाहौर में घोड़े से गिर गए और इसकी मृत्यु हो गई और इस शासक का अंत हो गया। इसके बाद इनका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, जिन्होंने लगभग 1 साल ही शासन किया। अब हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का मूल्यांकन, आखिर इनका शासनकाल किस प्रकार रहा, इनकी उपलब्धियां कैसी रही, इनका हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति था, अचूक तीरंदाज भी था, साहसी था, प्रतिभाशाली था। तभी तो वह एक गुलाम से लेकर सुल्तान के पद पर पहुंच गया। इसमें कोई शक नहीं है, वह योग्यता तथा प्रतिभा का धनी था। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने उसके क्या सुदृढ़ीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया। यल्दोज और कुबाचा के प्रति जो उन्हें वैवाहिक संबंध अपनाया और अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त किया, वह उसके राजनीतिक कुशलता का परिचायक है। यानी वह राजनीतिक रूप से भी काफ़ी कुशल था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था, वह दान करता था और उसके इसी उदारता के कारण उसे एक उपाधि दी गई है जिसे कहते हैं लाख बख्श। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। तो आपको पूछा जाएगा लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहीं पर मैं आपको बताते चलो, कुतुबुद्दीन को एक उपाधि दी जाती है कुरान खां, क्योंकि वह कुरान का बहुत अच्छा पाठ करता था बचपन से, इसीलिए इसकी एक उपाधि कुरान खां। आपसे पूछा जाएगा कुरान खां की उपाधि किस शासक को दी जाती है? तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। लाख बख्श, कुरान खां, ये सारी उपाधियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। इसके साथ ही हसन निजामी जो उसके दरबार के इतिहासकार थे, जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा, फक्र मुदब्बिर और हसन निजामी उसके दरबार में थे। तो उसी दरबार के एक इतिहासकार हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम कहा है। क्या कहा? द्वितीय हातिम। आपसे पूछा जाएगा द्वितीय हातिम की उपाधि किसे दी गई है? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने दी है? हसन निजामी ने। और जो दूसरे इतिहासकार थे फक्र मुदब्बिर, फक्र मुदब्बिर ने अपने ग्रंथ, उसका फक्र मुदब्बिर का एक ग्रंथ है आदाब उल हर्ब। आपसे पूछा जाएगा आदाब उल हर्ब किसका लिखा हुआ है? तो फक्र मुदब्बिर। वो उसमें ऐबक की जो न्यायप्रियता थी उसका वर्णन किया है। तो आपसे ये भी पूछा सकता आदाब उल हर्ब किस शासक से संबंधित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछा जाए अगर किसने लिखा है? तो फक्र मुदब्बिर ने। प्रोफेसर हबीबुल्ला ने भी कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में एक तुर्क का साहस और एक ईरानी की उदारता और सुसभ्यता मिश्रित थी। यानी उसमें तुर्कों जैसा साहस भी था और ईरानियों जैसा उदारता और सुसभ्यता भी था, यानी दोनों का वो मिश्रण था। हबीबुल्ला से और एक चीज़ मैं बताते चलो, गुलाम वंश या दास वंश को ममलुक वंश किसने नाम दिया है? हबीबुल्ला ने दिया है। इसी प्रकार सैन्य योग्यता के साथ साथ वह साहित्य और कला का भी प्रेमी था। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत उन्होंने बनाई थी जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद,
ये एक मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और यह कहाँ है? दिल्ली के महरौली में। तो आपसे प्रश्न बहुत देखते होंगे, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? महरौली में। इसी प्रकार 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में बना, जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ये 2 मस्जिद उनके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावे उन्होंने एक सूफी संत जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनको ये आदर्श मानते थे। उनके स्मृति में कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। हालांकि ये बात इनकी अचानक से मृत्यु हो गई, जैसा कि हम सभी जानते हैं चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये कुतुब मीनार के निर्माण को संपूर्ण नहीं कर पाए, बीच में ही इसकी मृत्यु हो गई। और इसे पूरा किसने किया? उसके आगे जो शासक बनते हैं उसके जो दामाद थे इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को संपूर्ण किया। लेकिन इसे आरंभ किसने किया कुतुब मीनार को? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर यहाँ इस सेक्शन से कोई प्रश्न बन सकता हो। सारे सेक्शन को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। बस आपको अगर ये अच्छा लगा हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी प्रकार आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस करना चाहते हैं, पेपर 1 की क्लासेस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिना कोई फ़ी के आप आराम से बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं। इसके अलावे हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए, चाहे पीएचडी नोटिफिकेशन हो, यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, एमफिल की हो, हर एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सकता है। ये सब प्राप्त करना चाहते हैं चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।